हेलो हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ विष्णु। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेसिस्टेंस वगैरह किया था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग देख चुके थे, इसमें क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, से आगे बढ़ेंगे और हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। उससे पहले एक दो चीज़ थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। रेसिस्टेंस का हम लोग देखे थे कि दो कॉम्बिनेशन कर सक रहे थे, एक सीरीज़ कर रहे थे और एक क्या कर रहे थे, पैरेलल। ठीक है, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, कुछ डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी, या फिर आप इसको बोल सकते हो डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए, राइट डाउन द डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, और इफ़ वी जॉइन रेसिस्टर इन सीरीज़, व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज ऑफ दैट। तो व्हाट यू हैव टू राइट, फर्स्ट वन, कि अगर डिफरेंट अप्लाइंसेस है, डिफरेंट अप्लाइंसेस का मतलब ऐसे समझो, ये एक बल्ब है, ठीक है, और एक कोई हीटर है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे दिखा रहा हूँ। बेसिकली ये है क्या, दो रेसिस्टर। ठीक, तो दो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है अलग अलग। ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर है। ठीक, इसका रेसिस्टेंस बल्ब का कुछ मान लो 5 ओम होगा, और इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, मान लो 300 ओम। ठीक है, अगर हम इस दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, करंट तो जो इस वायर में जाता है वो क्या है, सेम जाता है। तो मान लो अलग अलग अप्लायंसेस लगाए हुआ है, तो करंट सेम होने की वजह से डिफरेंट अप्लायंसेस वर्क करना पॉसिबल नहीं है। मान लो यहाँ पर एक हीटर लगा है, एक और कुछ तुम लगा लो, यहाँ पर आयरन वगैरह ऐसे करके आयरन डाल दिए। ठीक है, आयरन को यहाँ कनेक्ट कर दिए इससे। तो सारे अगर सीरीज़ में है, तो इसको मान लो जो करंट या पोटेंशियल चाहिए वो पता चला हीटर ही बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम कर लिया, तो आगे वाले को एनर्जी क्या होगा, उतना मिलेगा नहीं, ये वर्क अप्लायंसेस करेगा ही नहीं। तो दिस इज़ द व्हाट डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कनेक्शन। तो क्या बोलेंगे डिसएडवांटेज में, कि मल्टीपल या डिफरेंट अप्लायंसेस जो होगा उसको हम लोग सीरीज़ में जोड़ के नहीं चला सकते हैं, बिकॉज करंट सेम होने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो जो एनर्जी है वो कंज्यूम पहले ही हो जाएगा, और हो सकता है बाद वाले अप्लायंसेस को एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। दूसरा क्या बोलेंगे डिसएडवांटेज इसका, कि अगर सीरीज़ कनेक्शन में हम लोग बहुत सारा बल्ब को जोड़े हुए हैं, अगर कोई एक इस सर्किट में बीच में कोई एक बल्ब अगर ख़राब हो गया, ठीक है, मान लो ये वाला बल्ब ख़राब हो गया, तो अब क्या होगा, कोई नहीं लाइट करेगा। ठीक, क्यों, सर्किट ही ब्रेक करेगी। ठीक है, तो अब क्या करोगे, मैनुअली तुमको एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, एक एक बल्ब को चेक करोगे करंट कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जो तुम्हारा बल्ब है जो ख़राब हुआ, उसके बाद वाला वो जलेगा ही नहीं, मतलब तुम्हारा ये सीरीज़ वाला जो बल्ब कनेक्शन वो काम करेगा ही नहीं। काम करेगा नहीं तो हमारा पर्पस क्या हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। मतलब अगर हमको लाइट्स दिवाली में लगाना था तो लाइट्स तो होगा नहीं अब। ठीक है, तो दीज आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, मे भी तुमको आ जाए तो नंबर 1 नंबर में, तो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, दूसरा क्या है, पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इसका तो एडवांटेज है ना पैरेलल। वाई वी यूज़ पैरेलल, बिकॉज सीरीज़ कॉम्बिनेशन हैव सम डिसएडवांटेज, इसलिए हम लोग क्या है, पैरेलल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल में क्या है एडवांटेज, अगर बोलेगा तो इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। टोटल रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो अप्लायंसेस जुड़े होते हैं उसमें से ये जैसे अप्लायंसेस जुड़े हैं, मान लो, ठीक है, हीटर है, बल्ब है, आयरन है, कोई एक ख़राब हुआ तो दूसरे को उससे कोई इफ़ेक्ट है क्या, नहीं, सारा तीनों चलेगा, तीनों में सेम पोटेंशियल प्रोवाइड होगा, सेम एनर्जी रहेगा तीनों के लिए। तो इसलिए पैरेलल कनेक्शन में क्या है,
अप्लायंसेस कभी भी अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और मल्टीपल अप्लायंसेस ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल और या डिफरेंट वॉट हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ पैरेलल रेसिस्टेंस। ओके, तो हम लोग रेसिस्टेंस यहीं पे कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, इलेक्ट्रिक करंट, उसका क्या, हीटिंग इफेक्ट। इसके बाद वाला चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब करंट से ये इफेक्ट हम लोग को होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। बहुत सिंपल सा चीज़ है, हीटिंग इफेक्ट तुम लोग जानते भी हो। जैसे ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब है मतलब रेसिस्टर है, कोई रेसिस्टेंस है, तो क्या होता है जब इससे करंट पास करते हैं, ठीक, तो करंट क्या होता है, पास करने की वजह से ये लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लाइट प्रोड्यूस करता है ना, जो बैटरी है, बैटरी से जो एनर्जी कंज्यूम करता है, तो उसका बहुत कम पार्ट 2 या 3% 2 या 3rd पार्ट जो है वो लाइट प्रोड्यूस करने में लगाता है। बाकी एनर्जी जो है वो खर्च हो जाता है किस में, इसके रेसिस्टेंस में। मतलब कैसे, कहाँ चला जाता है एनर्जी, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना, हम लोग तो यही जानते हैं। तो वो एनर्जी आखिर जाता कहाँ है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट में। क्या हो जाता है, हीट में। तुम कोई भी अप्लायंसेस, कोई भी बल्ब वगैरह को देखो तो क्या होता है, वहाँ पर ड्यू टू रेसिस्टेंस जब उसमें करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है। ठीक, ये जो गर्म होता है, दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अप्लायंसेस में जब करंट जाएगा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसिस्टेंस इन द अप्लायंसेस इट विल हीट। ठीक है, and the energy what we are providing will consumed in heating the appliances. This is known as heating effect of electric current. Okay, very simple it is. ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग इसको। जैसे ये मान लो कोई क्या है, रेसिस्टर, ठीक है, V, ये R, इस तरह से हम लोग जानते हैं वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी। ये हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हुए हैं पहले। और Q इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, आई टी, याद रखना है इसको। Q इज इक्वल टू आई टी और W इज इक्वल टू Q इंटू वी। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी चार्ज है, मान लो इस सर्किट से ऐसे करके ये यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है। तो मान लो कोई चार्ज फ्लो कर रहा होगा क्या, Q। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो बैटरी है एक सर्टेन ये जो बैटरी है एक सर्टेन टाइम टी टाइम में जो वर्क कर रहा होगा। ठीक है, वो वर्क बराबर कितना होगा, Q इंटू वी। ठीक है, क्या हम लोग बोले कि ये Q चार्ज इस बैटरी से फ्लो हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, हम लोग जानते हैं। तो वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है, मतलब एनर्जी क्या है बैटरी का, W इज इक्वल टू Q इंटू वी। ये टाइम कितने टाइम में है, मान लो T टाइम में। ठीक है, और हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन क्या हो गया, Q इंटू वी बाई टी। यहाँ पर देखो Q इज इक्वल टू क्या है, I इंटू टी। तो I इंटू टी इंटू वी बाय टी, टी कैंसिल हो गया, I इंटू वी। मतलब पावर इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू आई। ठीक है, मतलब इस जो सर्किट का पावर कितना है, अगर हम बोलें कितना पावर ये बैटरी अप्लाई कर रहा है, तो V इंटू आई, जो भी इसका वोल्टेज है इंटू जितना ये करंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक, कोई दिक्कत। उसके बाद देखो हम लोग ये समझ गए कि W इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ये वाला फॉर्मूला हम लोग अभी बताए। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। ठीक है,
तो पावर इंटू टाइम मतलब v इंटू आई इंटू टी, पी इज इक्वल टू क्या होता है v इंटू आई। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v आई इंटू टी, मतलब टी टाइम में जो बैटरी वर्क डन किया वो वर्क डन बराबर कितना है v इंटू आई इंटू टी, या डायरेक्ट भी बोल सकते थे w इज इक्वल टू q इंटू वी, q इज इक्वल टू v आई इंटू टी। तो यहाँ पर भी हो सकता था, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि कितना पावर डिसिपेट, कितना पावर ये बैटरी डाल रहा है, तो वो बराबर किसके v इंटू आई के। तो v इंटू आई इंटू टी हो गया दिस वर्क। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं बताए, पावर क्यों बताए, क्योंकि हम लोग हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो पावर है, ठीक है, जो कंज्यूम हो रहा है, जो एनर्जी, ठीक है, वो किस फॉर्म में, जो पावर सप्लाई हो रहा है उसके फॉर्म, ठीक है। तो P इज इक्वल टू कितना पावर सप्लाई है I इंटू वी, ठीक है, और कितने देर के लिए हुआ T टाइम। तो कहने का मतलब कि इतना पावर T टाइम में जब सप्लाई हुआ तो वो बराबर किसके हो गया, वर्क डन के। और ये वर्क डन बेसिकली क्या है, दिस इज़ एनर्जी, मतलब हीट। ये हीट है जो ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, करंट पास होने से, मतलब इतना करंट पास हुआ तो इस V वोल्ट का बैटरी, तो इसमें कितना हीट प्रोड्यूस हुआ, तो दिस हीट इज इक्वल टू V आई इंटू टी, और V इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं आई आर इंटू आई टी। तो क्या हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी, एच इज इक्वल टू क्या हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो हम लोग बोल सकते हैं H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। हम लोग बोल सकते हैं इस फार्मूला से। ये क्या है, दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या कहता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, कि किसी भी सर्किट में अगर हम लोग आई करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में और उसका रेसिस्टेंस टोटल कितना है R, और अगर टी टाइम के लिए देखें उस सर्किट को, ठीक है, तो जो हीट जनरेट होता है उस सर्किट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के स्क्वायर के। मतलब करंट जितना दोगे उसके मल्टीपल टाइम्स उसका स्क्वायर होके उतना हीट जनरेट होगा। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये बताइए कि करंट जितना ज़्यादा देंगे हीट उतना ज़्यादा होगा कि कम, बोलोगे करंट जितना ज़्यादा देंगे हीट उतना ज़्यादा जनरेट होगा। ऐसे भी सिंपल सा चीज़ है, ये ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा दोगे करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ये यहाँ से प्रूव हो गया। H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये भी हम लोग को पता है कि रेसिस्टेंस जितना हाई होगा हीट क्या होगा उतना ज़्यादा जनरेट होगा। एक बल्ब और एक हीटर में, बल्ब का रेसिस्टेंस हीटर से क्या होता है कम, तो वहाँ पर हीट उस हिसाब से जनरेट होता है। और T इज़ टाइम, जितना ज़्यादा करंट जितना देर के लिए देंगे उतना ज़्यादा क्या होगा वहाँ पर हीट जनरेट होगा। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग टेल्स अस दैट हीट in a circuit is directly proportional, या heat generated in a circuit is directly proportional to the square of current flowing through the circuit. It is also directly proportional to the resistance and also directly proportional to the time। ठीक है, कि कितने देर के लिए हम लोग क्या किए वहाँ पर हीट प्रोड्यूस कराना है, वो जितना टाइम देंगे, जितना करंट फ्लो कराएंगे जितने टाइम में हीट उतना ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, तो दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको हम लोग H इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं आई स्क्वायर आर इंटू टी। यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। आपको दो चीज़ें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ये पूछता है व्हाट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये है H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जो मैंने बोला वो लिखोगे तो H इज इक्वल टू इतना। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि कोई भी रेसिस्टर है अगर उससे करंट फ्लो करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा। कैसे हीट प्रोड्यूस करता है? वो जो एनर्जी है, कहाँ से हीट आया, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हीट तो पैदा नहीं होगा ना,
कहीं ना कहीं से आएगा, चेंज होगा किसी एक से। तो कहाँ से? बैटरी में जो चार्ज, जो स्टोर एनर्जी जो स्टोर है, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इस पे एक दो क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं, और उसके बाद हम लोग पावर जो अभी ऐसे देखे ही वो आगे एक बार देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ बोर्ड पे। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, वो कंज्यूम करता है एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वाट। ठीक है, रेट क्या है? 840 वाट रेट दिया हुआ है, 840। रेट क्या था? W इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो रेट यही है। ये कितना दिया हुआ है? 840। ठीक है, क्या बोल रहा है? देखो, एनर्जी एट रेट, मतलब रेट कोई भी चीज़ का बोलते हैं ना, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी किस रेट पे? एनर्जी एट अ रेट। तो एनर्जी, वर्क इज एनर्जी मतलब H/T, एनर्जी एट अ रेट, वो कितना दिया है? 840 वाट। ऐसे भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये W क्या है? वाट, मतलब ये क्या दिया हुआ है हमको? पावर। तो पावर दिया हुआ है क्या? 840 वाट। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट, कह रहा है जब मैक्सिमम रेट पे हीट हो रहा है आयरन, तो उस समय पावर कितना कंज्यूम कर रहा है? 840 वाट। और 360 वाट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। और यही पावर क्या हो जाता है? 360 वाट जब हीटिंग क्या होता है? मिनिमम। तो मैक्सिमम इतना, मिनिमम इतना। दोनों केस में वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। V इज इक्वल टू वॉट? 220 वोल्ट। यहाँ भी V इज इक्वल टू वॉट? 220 वोल्ट। बोल रहा है क्या कि दोनों केस में बताइए रेसिस्टेंस और करंट कितना है। देखो, ये NCERT का एग्जाम्पल है 12.10, वही मैं यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या है? हम लोग को पता है ना, P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। P कितना दिया हुआ है? 840 इज इक्वल टू 220 इंटू आई। तो ये कट गया यहाँ से, 211, 2 चुके 42, मतलब I इज इक्वल टू कितना हो गया? 42/11। ये फर्स्ट केस में एम्पियर। ठीक है, इस केस में क्या होगा? फिर से P इज इक्वल टू वी आई, 360 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, 2 से 18/11 इज इक्वल टू आई। तो दोनों केस में पूछा, तो फर्स्ट केस में कितना होगा? 42/11 एम्पियर, और इसमें 18/11 एम्पियर। ठीक है, दूसरा क्या बोला? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है? आई आर। इस केस में देखो, 220 इज इक्वल टू आई कितना है? 18/11 इंटू आर। ठीक है, तो 220 गुने 11/18 इज इक्वल टू आर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है? 220 इज इक्वल टू आई कितना है? 42/11 इंटू आर। यहाँ से आर निकल जाएगा। बस यही है। ठीक है, कि आयरन है, इतना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, रेट उसका दिया हुआ है, मतलब हमको यहाँ पर P दिया हुआ है। तो हमको पता है P इज इक्वल टू W/T, इसलिए मैंने वहाँ से बताया W इज इक्वल टू QV। मैंने बोला ना कि यहाँ पर जो लिखा था कि इससे भी हम लोग डायरेक्ट आ सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कितना पावर वो बैटरी प्रोवाइड किया है, वो कितना पावर डिसिपेट हुआ है। ठीक है, इसलिए P इज इक्वल टू VI पे ये क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो, ये 12.11 ये भी एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्चुअली जो भी एग्जाम्पल्स है मैं बस वही बता रहा हूँ, अब तो उतना सही आता ही है ना, है ना। चलो देखो, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, NCERTs के बाकी जितने क्वेश्चंस, चूँकि आज चैप्टर फिनिश कर देंगे, तो जितने भी चैप्टर्स क्वेश्चंस बच जाएंगे NCERT को के, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें भी डिफरेंट क्वेश्चन है, वी विल डील इट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको समझना ज़्यादा जरूरी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से समझ में आ जाए। क्या 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। कह रहा है क्या 1 सेकेंड में, अगर टाइम है कितना 1 सेकेंड, तो एनर्जी कितना प्रोड्यूस, 100 हीट हो रहा है, मतलब एनर्जी कितना प्रोड्यूस हो रहा है 100 जूल 1 सेकेंड।
इन अ 4 ओम रेसिस्टेंस कितना, अगर रेसिस्टेंस है 4 ओम, मतलब क्या कि कोई ऐसे करके होगा सर्किट 4 ओम का, इसमें जो भी यहाँ V होगा कुछ भी, इसमें कहता है क्या 1 सेकेंड में कितना हीट जनरेट हो रहा है, 100 जूल, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा होगा तो उस हिसाब से बोल रहा है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। हमको बताइए V कितना है, मतलब ये कितना जोड़े हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये हम लोग को निकालना क्या है V। समझ गए ना क्वेश्चन, कह रहा है क्या कि ये एक सर्किट है जिसमें 4 ओम का रेसिस्टर है, तो इसमें अगर 1 सेकेंड हम देखते हैं तो 1 सेकेंड में इस रेसिस्टर के अक्रॉस 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ करंट होगा, फ्लो हो रहा होगा तभी ना, तो वो हमको नहीं पता है, हमको पोटेंशियल ही नहीं पता है कि क्या, तो ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हम लोग ये पढ़े क्या होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी, यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से इस फॉर्मूला को देखो, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, हम लोग को H पता है, यहाँ पता है, I नहीं पता, R पता है, R पता है, T पता है, T पता है, तो इससे भी हम लोग फार्मूला में पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो हम लोग को यहाँ से I निकल जाएगा, लेकिन उसका करने का कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग को I से मतलब नहीं, I पूछ नहीं रहा है, पूछ क्या रहा है V, तो इस फार्मूला हम लोग तो ये जानते हैं ना कि V इज इक्वल टू क्या होता है I R, तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे V स्क्वायर बाय, सॉरी I इज इक्वल टू V बाय R, कोई दिक्कत, तो इसको यहाँ पर पुट कर दो, तो H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, आई की जगह रख दी, कोई दिक्कत, यहाँ से इसको हटा दो, क्या हो गया V स्क्वायर बाय R टी इज इक्वल टू H। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ H का वैल्यू क्या है 100, H का वैल्यू दे रखा है 100 इज इक्वल टू V स्क्वायर, V पता करना है बाय R, R का वैल्यू 4, टाइम कितना है 1, तो V इज इक्वल टू 400 वोल्ट, सिंपल, 400 वोल्ट का बैटरी लगाया है तब जाके ऐसा हो रहा है। अगर आपको करंट पूछ देगा तो करंट क्या करोगे, सिंपल यहाँ से निकाल लोगे, V कितना हो गया 400, ये कितना है 4, तो 100 एम्पियर क्या है करंट है, डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट में उसको रब कर देता हूँ ना, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यही था। इसमें से 1-2 चीज़ है जिसको कि थोड़ा सा NCERTs में है, तो उसको एक बार जान लो, फ्यूज़ के बारे में है NCERT में, फ्यूज़ मैंने बता चुका है, फर्स्ट लेक्चर में जाके देखो कि फ्यूज़ के बारे में है, बस मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको फर्स्ट लेक्चर में जाके देखना है, ठीक है। फ्यूज़ सीरीज़ में कनेक्टेड होता है सर्किट में या पैरेलल में, तो फ्यूज़ किस में होता है, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, ये याद रखना है। बाकी फ्यूज़ के बारे में मैंने बताया है, ठीक है, आप जाके फर्स्ट लेक्चर में देख लो। अगर दूसरा ट्रांजिशन के बारे में भी बताया, मतलब बल्ब में क्या रहता है ट्रांजिशन, इसके बारे में भी बताया कि क्यों हम लोग ट्रांजिशन यूज करते हैं, ठीक है। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि ये जैसे बल्ब है, ठीक है, इस तरह से, तो अगर ये बोलेगा कि बताओ इस बल्ब में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, मतलब क्या कि ये बल्ब तुम फोड़ोगे ना तो आवाज़ करता है, ठीक है, तो क्यों आवाज़ करता है, इसके अंदर कौन सा गैस बेसिकली फील्ड होता है, अगर ये पूछ दे तो क्या बोलोगे, नाइट्रोजन और आर्गन, इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस, ये याद रखना कि बल्ब में इनएक्टिव नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस भरे जाते हैं, इनएक्टिव नाइट्रोजन, ठीक है, कोई दिक्कत, क्यों पूछ देगा, क्यों इसको डालते हैं, तो ताकि ये लंबे समय तक चले, ठीक है, बल्ब प्रोलॉन्ग करने के लिए लंबे समय तक चले, इसलिए ये हम लोग करते हैं। फ्यूज़ के बारे में मैंने बता दिया है, वहाँ से जाके देखो, ट्रांजिशन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में जाके देखो, ठीक है। बस यहाँ पर याद रखना है फ्यूज़ क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। अब पावर के बारे में फटाफट देखते हैं, चैप्टर फिनिश करते हैं। देखो पावर,
पावर डिसिपेट, तो नॉर्मली यही टर्म देखोगे, पावर डिसिपेट, कितना पावर डिसिपेट किया, ठीक है ये। तो बेसिकली क्या है कि जो बैटरी हम लोग लगाए थे, अभी हम लोगों ने वहाँ देखा ही था, ये आर, ये वी, ये करंट, इधर से क्यू, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, वी क्यू, और P इज इक्वल टू क्या आया था, V इंटू आई। अगर V वोल्टेज है और I करंट फ्लो कर रहा है तो पावर कितना डिसिपेट होगा, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। तो दिस इज पावर डिसिपिएशन, ठीक। अगर हम लोग इससे देखो, P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई, V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये भी बोल सकते हैं, ठीक। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दिस इज पावर डिसिपिएटेड इन अ सर्किट। ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ किसको करेंगे, इस वाले को। क्यों, देखो रीज़न क्या है, मतलब अगर पावर डिसिपिएशन में आएगा लिखने के लिए तो व्हाट इज़ पावर डिसिपिएशन, तो P इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, आई स्क्वायर वाला, आई स्क्वायर आर। क्यों, क्योंकि हम लोग बेसिकली इस रेसिस्टर में देख रहे हैं, वहाँ भी हीट जनरेट, देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। हम लोग इसको और भी लिख सकते थे, वी स्क्वायर बाय आर टी, ये भी तो H हो रहा था, लेकिन हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते किसको हैं, जूल हीटिंग ऑफ इफेक्ट, जूल का हीटिंग इफेक्ट किसको कहते हैं, इसको। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। रीजन वाई, बिकॉज वी स्टडी अबाउट द रेसिस्टर, इस जगह पर हीट कितना जनरेट हो रहा है, पावर डिसिपिएशन कहाँ, इस रेसिस्टर के में कितना पावर डिसिपिएशन हो रहा है, इसलिए P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, बिकॉज इस रेसिस्टर में करंट आर आई आ रहा है, इससे हमको मतलब नहीं है, ये तो करंट फ्लो कर दिया, इस रेसिस्टर में क्या आ रहा है, किसके कारण पावर डिसिपिएट हो रहा है, तो इस करंट के कारण। दैट इज द रीजन वाई वी यूज P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, दिस फॉर्मूला। ये नहीं पावर डिसिपिएशन में बताना है, क्या बताना है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई और आर के बीच में हीटिंग इफेक्ट, आई और आर के रिलेशन को बताएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, दिस इज पावर डिसिपिएशन। इसको हम लोग और ऐसे भी बोल सकते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो I इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर, ये भी कट गया, तो वी स्क्वायर बाय आर, ये भी होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। याद ये रखना है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर भी होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई रखना, आई, ठीक है। आपको याद इस ये सब कुछ नहीं रखना है, याद सिर्फ क्या रखना है, पावर डिसिपिएशन P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्यों, बिकॉज इस रेसिस्टर पे कितना पावर डिसिपिएट किया वो कैसे निकालेंगे, इस रेसिस्टर का वैल्यू इंटू जो करंट है उसका स्क्वायर का, जितना करंट ज़्यादा होगा उतना पावर डिसिपिएट करेगा, ठीक है। इसी से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, इसी से हम लोग ये भी, तुमको कोई क्वेश्चन पूछ देगा जहाँ पर आई और आर नहीं देके आई और वी दिया है, तो आई वी दिया है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन दे देगा जिसमें आई आर ना देके वी आर दिया है तो ये वाला यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर पावर डिसिपिएशन के बारे में लिखेंगे तो यही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट, इसको W से डिनोट करते हैं। तुम लोग बल्ब को खोल के देखना, बल्ब में लिखा हुआ रहता है 60 वाट, 70 वाट, 10 वाट, मतलब क्या कि उसमें इतना पावर डिसिपिएट होता है, खर्च होता है, ठीक है, ये उसका यूनिट है। हम लोग नॉर्मली पावर का यूनिट जो है किलो वाट यूज़ करते हैं, मतलब 1000 वाट, किलो का मतलब 1000, तो 1000 वाट, किलो वाट, बिकॉज वाट इज़ अ स्मॉलर यूनिट सो वी जनरली यूज़ किलो वाट। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल चीज़ है, वाट इसका यूनिट है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इस पे भी 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चैप्टर फिनिश करते हैं। 1 मिनट, देखो पहले तो ये अगर ऐसा आ जाए तुमको 1 किलो वाट आवर बराबर कितना होगा, ठीक है, तो 1 किलो वाट बराबर 1 किलो मतलब 1000 वाट, और आवर मतलब कितना, आवर को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 और सेकंड में तो 60, मतलब 36,000,000 वाट, ठीक है। तो
कितना हो गया 36 इंटू 10⁵ वाट। ठीक है, दिस इज़ वाट। कभी कभी पूछ देता है कि अगर किलो वाट आवर को आप कन्वर्ट कीजिएगा किस में, वाट और सेकंड में, या सेकंड छूट गया। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या, एनर्जी है। तो ये वाट पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। ठीक है, तो पावर इनटू टाइम इज एनर्जी है ना। तो वाट इनटू सेकंड ये किसका यूनिट है, वाट इनटू सेकंड, एनर्जी का, जूल। तो यहाँ से ये याद रखना, क्वेश्चन तुमको दे देगा कि एनर्जी का यूनिट बताइए, तो ऑप्शन दे देगा पहला जूल, दूसरा दे देगा न्यूटन सेकंड, तीसरा दे देगा वाट सेकंड, चौथा दे देगा मोर देन 1। तो तुम क्या करोगे, फट से जूल देखोगे, अरे जूल है आंसर, मार्क निकल गए। नहीं, इसमें मोर देन 1 भी रहे या 1 और 3 रहे तो ध्यान देना इसको। ठीक है, कुछ नहीं है, बस किलो को अगर किलो वाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना, आवर को सेकंड में, आवर को पहले मिनट में, तो 1 आवर बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 इंटू 60 ये 3600 गुने 1000 वाट सेकंड, मतलब 36 इंटू 10⁵ ये जूल हो गया। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵ जूल, 1 किलो वाट आवर बराबर एनर्जी बराबर। ठीक है, चलो देखो आगे, बस ये याद रखना कि वाट सेकंड भी एनर्जी का ही यूनिट है, जूल भी एनर्जी का ही यूनिट है, ये एकदम ध्यान देना। ये क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटीज़ का एग्जाम्पल ही है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, V बराबर कितना है 220 वोल्ट वोल्टेज। ठीक है, एक जनरेटर से कनेक्ट है, उसका कितना V दिया है वोल्ट 220। द करंट इज I इज इक्वल टू कितना 0.50 एम्पियर। व्हाट इज़ द पावर, पावर कितना, सिंपल है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ से 220 गुना 0.50 कर दो, वाट, इतना आंसर। कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको क्या करना है, समझना है। ईजी है, बस बोर्ड्स में आता है इसलिए। ठीक है, आने दो। देखो, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड इतना ऑपरेट्स। सबसे पहले तो जब न्यूमेरिकल बना रहे हैं मैंने बताया था, जैसे देखो ये गिवन है 400 क्या वाट, मतलब ये क्या दिया हुआ है पावर, तो लिख दो P इज इक्वल टू 400 वाट। एक रेफ्रिजरेटर है जिसका पावर कितना है, इतना, ऑपरेट करता है कितना 8 घंटा पर डे, मतलब 8 आवर पर डे। एक दिन में कितना देर चलता है, 8 घंटा। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कॉस्ट, एनर्जी का कॉस्ट बराबर कितना होगा, किस में, टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। अगर हम लोग 30 डेज उसको ऑपरेट किए, ठीक है, रेट कितने दर पे, 3 किलो वाट आवर। ठीक है, 3 पर किलो वाट आवर। तो बताइए एनर्जी कितना होगा। ठीक, अब देखो पावर कितना है 400 वाट, एक दिन में कितना चला रहे हैं 8 घंटा, कितना दिन चलाना है 30 दिन। ध्यान से देखो, एक दिन में चला रहे हैं 8 घंटा, तो 30 दिन में कितना चला लीजिएगा 240 घंटा, मतलब 8 इंटू 30 इज इक्वल टू 240 आवर। टोटल हम लोग जो रेफ्रिजरेटर को यूज़ करेंगे वो कितना देर करेंगे 240 घंटा। ठीक है, 1 किलो वाट आवर का दिया हुआ है, कितना रुपया लगता है 3, है ना, यही दिया है। रेट इसका कितना दिया है कि 1 किलो वाट आवर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 3 रुपया लगेगा। ठीक, हम लोग को पता है पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाय टाइम। पावर दिया हुआ है कितना 400। ठीक, वर्क डन और टाइम, वर्क डन कितना वर्क होगा, पावर 240 घंटा
यूज़ किए हैं, ठीक है। एक मिनट, एक्चुअली अभी 2 बज रहे हैं रात के, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड जो ना अब स्लो हो गया है। देखो वही मैं यहाँ पर सोच रहा था क्या गलती हो गया। देखो पावर इज इक्वल टू वर्क इनटू टाइम लिख दिया। पावर इज इक्वल टू क्या, वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। हम लोग को दिया हुआ है क्या, पावर दिया हुआ है कि इतना पावर का रेफ्रिजरेटर है, कितने देर आप यूज़ किए हैं इसको, 240 घंटे। तो कितना टोटल आप एनर्जी कंज्यूम किए होंगे, ठीक है। तो एनर्जी 400 बराबर वर्क बाय 240, तो W इज इक्वल टू 400 इंटू 240 इज इक्वल टू 96,000, ठीक है ना। मतलब इतना वर्क मतलब जूल, इतना आप खर्च किए हैं जूल, या इसको ऐसा लिख सकते हो कि ये तो वाट है, पावर है तो वाट, ये आवर। ये क्यों मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पर दिया है कि 1 किलोवाट आवर आप अगर यूज़ करते हैं तो 3 रुपया लगता है। कितना हम लोग वाट आवर यूज़ किए हैं, 96। अगर इसको ऐसा कर दें 96 किलो वाट आवर, मतलब एनर्जी जो कंज्यूम किए हैं कितना, इतना। आप घर में जैसे बिजली चलाते हो तो 1 किलो वाट आवर अगर आप यूज़ करते हो तो 3 रुपया लगता है। कितना यूज़ किए हो, 96। तो टोटल कॉस्ट आपको कितना आएगा, कॉस्टिंग 96 इंटू 3 कितना हो गया, 28 रुपीज़। इतना रुपया आपको लगेगा। क्वेश्चन क्या था फिर से समझ लो। एक रेफ्रिजरेटर है, दिया हुआ था कि उसको 400 वाट पे वो ऑपरेट करता है, 8 घंटा एक दिन में ऑपरेट कराते हैं उसको। कितना कॉस्ट होगा एनर्जी का वो ऑपरेट करने के लिए, कितना दिन के लिए, 30 दिन के लिए। एक दिन का बोलता तब तो 8 ही घंटा होता, 30 दिन बोला है। और कितना, 1 किलोवाट आवर यूज़ कीजिएगा तो 3 रुपया लगता है। तो हम लोग देखें कि एक दिन में 8 घंटा यूज़ कर रहे हैं तो 30 दिन में, 30 दिन का पूछा है तो 30 दिन में कितना यूज़ करेंगे, पहले तो ये निकालिए। 240 आवर हम लोग यूज़ करेंगे। 1 किलोवाट आवर का कितना लगता है, 3 रुपया लगता है, ठीक है। ये दिया हुआ है पावर 400, ये ठीक। पावर इज इक्वल टू होता है कितना है, वर्क डन बाय, है ना। क्या पूछ रहा है, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एनर्जी। कॉस्ट पहले तो एनर्जी पता रहेगा तब तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क इज नथिंग, इट इज एनर्जी। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इतना आ गया, तो 96 किलोवाट आवर, मतलब टोटल एनर्जी आप कितना यूज़ किए हैं, इतना। तब आप अब क्या निकालिए इसका कॉस्ट। तो कॉस्ट हमको पता है, एक का इतना है तो टोटल का कितना हो जाएगा, 96 गुना 3 288, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट पावर डिसिपिएशन। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर होता है ख़त्म, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटीज़ को पकड़ेंगे। आपको नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटीज़ लेके बैठना है। आई एम नॉट गोइंग टू राइट द क्वेश्चंस इन द बोर्ड, ठीक है, वो ठीक नहीं है। एनसीईआरटीज़ मैं भी लेके रहूँगा, क्वेश्चंस में कराता जाऊँगा, बोलता चाहूँगा ये क्वेश्चन आप भी अपने सामने खोल लेना। उसके बाद हम लोग उसको फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तक चलेंगे, ठीक है। देखो अभी 2 बज रहा है, थोड़ा मतलब बहुत माइंड स्लो हो गया है, ठीक है। और फिर कल सुबह मैं जॉब में हूँ तो कल सुबह फिर मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। तो मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज बनता है ना। क्या करना है आपको, सब्सक्राइब करना है, कर भी लिए होगे आप लोग, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को दो ताकि, और बोल दो कि भाई सब्सक्राइब कर लेना। हाँ लेकिन पसंद आए तो, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। ना पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, पसंद आए तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। कमेंट ना भी कर पाए तो चलेगा, ना पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लगा, ठीक है। फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।